ठीक है, चलो अपना शुरू करते हैं। कल देखो यहाँ तक हमने कर लिया था। कल हमने समझ लिया था सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये वाला क्लियर था सबको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, याद है आप सभी को? इसका सेंस जो भी आपको समझ आता है अपने लैंग्वेज में, जिसको भी जो भी समझ आ रहा है वो बोल दो। ओके ओके। यस सर। ठीक है, सर मैं 2 दिन क्लास नहीं कर पाई थी, वो कुछ घर में इमरजेंसी आ गया था, तो वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्लास जब करो तो फुल अटेंड। थोड़ा लैग हो गई सर इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। जो कल आप क्लास किए हो, मैं ये बोल रहा था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने समझा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग कब अप्लाई करते हैं? बस कंडीशन मतलब जिससे आपको क्लियर हो कि इसका यूज आपने समझा है कि नहीं। सर सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो उसके पैरेलल में अगर कोई भी पॉइंट को हमको निकलना है तो ये एक्सिस थ्योरम लगता है। ठीक है, मतलब जो भी हमारी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, उसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, अगर हम लोग उसी के पैरेलल किसी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा होता था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसमें ध्यान रखना है, हमेशा हम सेंटर ऑफ मास पे ही लगाएंगे। किसी रैंडम पॉइंट पे दिया है तो ऐसा नहीं करेंगे हम आई प्लस एम डी स्क्वायर कहीं पे भी कर दिए, तो ये मतलब गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला इजी है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये होता है ना, जैसे सबसे मतलब बेस्ट तरीका होता है ना, सबसे सिंपल, अगर आपको कभी भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दिखानी हो तो मुझे लगता है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमारे पास मान लो 3 एक्सिस हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। इसको आप वाई बोल लो, इसको एक्स बोल लो, इसको जेड बोल लो, ठीक है। तो देखो, अगर किसी भी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो भी हैं हमारे, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। मान लो मैंने बोला मुझे आई एक्स पता है, आई वाई पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। जो हमारा थर्ड एक्सिस के अबाउट अगर आई जेड हमें निकालना हो, आई एक्स आई वाई पता है, तो आई जेड इक्वल्स टू आ जाता है आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो एक्स और वाई जो है ना, ये दो हमारे जो एक्सिस हैं ये सेम प्लेन में है। सबको क्लियर है ये बात? ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, ये जो दो रहेंगे ना हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रहेंगे सेम प्लेन में। जब ये सेम प्लेन में रहेंगे तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। और जो तीसरा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट हम लोग फाइनली निकाल रहे हैं, वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। मुझे नहीं पता इसका यूज कहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये एक थ्योरम है, ये पता रहना चाहिए। बस इसका इतना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। चलो, अब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ जाइरेशन। किसी को आइडिया है पहले से? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पता है पता है, नहीं पता नहीं पता है, सिंपल चीज़ है। चलो देखो, समझना अच्छे से, ठीक है। रेडियस ऑफ जाइरेशन बेसिकली वो पॉइंट होता है, मान लो मैंने यहाँ पे एक मेरा एक्सिस हो गया, ठीक है। अब मेरे पास एक यहाँ पे कोई बॉडी है, हाँ आई ए स्क्वायर या आई के स्क्वायर जो मन करे बोलो। ये मतलब आई नहीं, एम के स्क्वायर होता है। आई थिंक आप थोड़ा कुछ अलग बता रहे हो, या फिर शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका एक बार सेंस आप लोग समझ लो। मान लो मेरे पास एक ये अपना एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मैंने रख दिया एक डिस्क, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मैंने एक डिस्क रख दिया, ठीक है। अब मान लो ये हमारे पास डिस्क है और ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। अब इसके अबाउट आप लोग बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या आएगा। मैंने बोला ये सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस हमारा, ठीक है। कल मैंने बताया था
mr²/2। करेक्ट, mr²/2। ठीक है, ये हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखो, मान लो मैं बोलूँ आपसे कि जैसे ये हमारा डिस्क था, अब मैं आपसे ये बोलूँ कि इस डिस्क को हटा के अगर मुझे एक सिंगल मास रखना हो तो कितने डिस्टेंस पे रखूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे। मैंने आपसे पूछा सर्टेन एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैं एक मास रखता हूँ, तो कितने मास पे कितने डिस्टेंस पे रखूँगा जिससे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो पहले था। सेम डिस्क के मास को मैंने बस रिप्लेस किया एक नॉर्मल पॉइंट मास से। ठीक है, कोई बताओ कितने डिस्टेंस पे रखेंगे तो सेम आएगा। कल मैंने आपको बताया था, बताओ पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, एक सिंगल पॉइंट मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्क्वायर। तो मैंने बोल दिया ये डिस्टेंस, आप इसको एक्स जो हमने मानना है, x/8√r/8√2। पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। देखो, मैंने बोला के डिस्टेंस पे रखा, ये पार्टिकल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख सकते हैं ना mk²। ठीक है, और ये मैंने बोला सेम रहना चाहिए जो डिस्क के लिए आ रहा था, यानी कि mr²/2। ठीक है, देखो m से m कैंसिल हो गया, के कितना आ गया, समझ रहे हो सब कैसे आया। ठीक है, तो देखो ये जो के आया ना, यही हमारा है रेडियस ऑफ जाइरेशन। देखो, इसका सिंपल मीनिंग समझो, मतलब डेफिनेशन तो बहुत सारा होता है, सिंपल मीनिंग दिमाग में इतना रखो, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैं मतलब बॉडी के मतलब पूरे बॉडी के मास को हटा के एक पॉइंट मास बना के रख दूं जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम वही है जो पहले आ रही थी। ठीक है, जो बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अच्छा, एट टाइप हो गया था, हाँ तब सही था आपका आंसर, r/√2। ठीक है, तो देखो ये वो पॉइंट है, रेडियस ऑफ जाइरेशन वो डिस्टेंस है जहाँ पे बॉडी को पॉइंट मास बना के रख देने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो पहले आ रही थी। ठीक है, ये हुआ मीनिंग समझने के लिए। ठीक है, अब चलो डेफिनेशन से बताता हूँ। देखो, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली I = mk², यही कर रहे हैं ना। आई होप सब लोग समझ रहे हो। ठीक है, देखो I = mk² कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ से मैं k बोलूँ तो आप I/m का अंडर रूट बोल सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग, ये जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। चलो सबसे पहले आप मुझे बताओ, आई जो था वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता था। कोई भी बोलो। आरपी और एमपी। थोड़ा सा इसको अच्छे से बोलोगे तो देखो, आप ऐसे बोलोगे ना, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सिस से मास के डिस्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यस सर। तो ये डायरेक्टली आपको समझना है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो पहले ये डिपेंड कर रहा है मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक्सिस से, किस मतलब डिस्टेंस पे किस ओरिएंटेशन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सारा बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और के हमारा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और इनवर्सली कर रहा है मास पे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन हमेशा ध्यान रखना डिपेंड करेगा, पहला मास डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सिस, एक ही लाइन में दोनों हो गया। ठीक है, एक्सिस से कैसे मास डिस्ट्रीब्यूट है, किस डिस्टेंस पे एंड किस ओरिएंटेशन में, इस पे भी डिपेंड करेगा हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो डायरेक्टली आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसका पूछ सकता है। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन आप लोग समझ गए हो, इसका मीनिंग भी समझ गए हो, रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या है। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ इसलिए कि आप भूलो नहीं, फिर भी आप भूल जाते हो। बुरा लगता है। ठीक है, अच्छा रिपीट। देखो,
आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने किया था एक हमारे पास डिस्क है, उस डिस्क को हटा के हम एक पॉइंट मास बना के कहाँ पे रख दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो डिस्क के केस में पहले आ रहा था। बेसिकली आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन टू हमारे पास आ रहा था। अब देखो उसके लिए अगर मैंने एक पार्टिकल बना के यहाँ पे रखा तो पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते थे, एम के स्क्वायर। तो एम के स्क्वायर जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन टू के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आया के इक्वल्स टू आर अपॉन रूट टू। सॉल्व करके आया, मैथमेटिक्स है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद मैंने बताया कि रेडियस ऑफ जाइरेशन बेसिकली मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर बॉडी को एक पॉइंट मास बना के किसी भी हम एक ऐसे डिस्टेंस पे रख रहे हैं जहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम वही आ रहा है जो पहले होता था। जैसे हमारा पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, मैंने पॉइंट मास बना के रखा इसको के डिस्टेंस पे एक्सिस से, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर आया। फिर जब दोनों को मैंने इक्वेट किया, यहाँ से मेरा के निकल के आया आई अपॉन एम। ठीक है, देखो के इक्वल्स टू अंडर रूट आई अपॉन एम मेरे पास आया। अब नेक्स्ट, आई मुझे पता है आई होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये देखो के जो हमारा है ये डिपेंड कर रहा है आई पे, और आई खुद डिपेंड करता है ना मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अलोंग कैसे किया हुआ है, मतलब एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे मास किस मतलब काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में फैला हुआ है, कितना डिस्टेंस पे कितना मास है। ठीक है, ये बताता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब के भी हमारा डिपेंड करेगा ना, के बताएगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अलोंग कैसे हुआ है, एक्सिस से कितना दूरी पे कितना मास है। ठीक है, अब जैसे देखो अगर आपको बताऊं ना बेसिकली आई और के में डिफरेंस क्या है, किसी को समझ में आ रहा हो तो आप लोग बताओ, अगर आप लोग मतलब समझे होगे तो बता दोगे। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हम लोग निकालते हैं, एक हम लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि दोनों में मतलब डिफरेंस, बेसिक डिफरेंशिएट आप कहाँ पे करोगे, दोनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है दोनों के, आई और के। अच्छा, ठीक है, देखो सुनो ध्यान से। आई जो होता है ना, आई बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लेकिन के का मीनिंग ये है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है इतना डिस्टेंस पे। के बस इतना बता रहा है कि सारा का सारा मास के डिस्टेंस पे ही रखा हुआ है। मैंने बोला ना आपसे, मैंने पूरे बॉडी को हटा के सारा मास मैंने एक पॉइंट पे रख दिया के डिस्टेंस पे, यानी कि के देने का मतलब है ना आपको वो बोल दिया कि सारा मास जो है ना मतलब एक ही डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अगर आर डिस्टेंस पे तो सारा मास आर डिस्टेंस पे है, अगर के डिस्टेंस पे तो सारा मास के डिस्टेंस पे है। बेसिकली ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ना बस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप अभी क्लियर होगा। देखो ये इजी सा क्वेश्चन है, देख के क्या लग रहा है कर लोगे आप लोग। डायग्राम मैंने दे दिया, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर उसमें एक डाउट है ऊपर वाले में, हाँ बोलो। जो कॉन्सेप्ट बताएं। हम्म, सर इसमें यहाँ पे के रेडियस ऑफ जाइरेशन बता रहा है और यहाँ पे के मास डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सिस, दोनों तो के ही है, तो उसका नोटेशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सिस समझे नहीं, आप कौन सा, सर मीन्स के ये डिस्टेंस बता रहा है ना ऊपर में जो के लिखा हुआ है। ये वाला, हाँ ऊपर वाला दोनों तो एक ही के है। इक्वल टू R/√2 लिखा हुआ है, तो वो के डिस्टेंस बता रहा है ना यहाँ हाँ, पे। ये बता रहा है कितने डिस्टेंस पे सारा का सारा हाँ पिस्टन का मास कंसंट्रेटेड है, या और नीचे वाला के वो मास डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, ये के। नहीं, आप ओपन कर लो ना, देखो आपका क्या हो जाएगा, आई को लिख लो एम आर स्क्वायर बाई एम, अंडर रूट कर लो, यहाँ पे आपका आर आ जाएगा फिर से। यहाँ भी तो आपका डिस्टेंस ही आ रहा है ना, के इक्वल्स टू आर ही आ रहा है। सर दोनों के सिमिलर है ना, सिमिलर नहीं, सेम है दोनों, सेम। वैल्यू में अलग अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट दोनों सेम है। ऊपर मैंने वैल्यू के साथ लेके किया है, डिस्क का एग्जांपल देके किया है, नीचे में मैंने एक नॉर्मल बॉडी के लिए किया है, क्योंकि सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपॉन टू तो नहीं रहेगा ना, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग रहेगा बॉडी का। मान लो कल को कोई आपसे पूछ रहा है रिंग का बताओ, तो रिंग के लिए तो अलग से करोगे ना, इसलिए मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया आपको। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था,
करेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग कर लोगे। आप लोग पे मेरे को खुद से ज़्यादा भरोसा है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ तक हमने किया था ना, आपको मैंने बताया था एक बॉडी के लिए नॉर्मल अपना ये एमवीआर बस मैंने बताया था, इसको अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उससे पहले अच्छा, फिगर क्वेश्चन में ही है ना, कौन सा ये वाला? हाँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ये क्वेश्चन के साथ ही है। और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये आपको खुद से करना है। अरे रे रे, नहीं नहीं नहीं, ये आपको साइड का लेंथ दिया है, ये जियोमेट्री तो आपको खुद से निकालनी होगी ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता होना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आप लिख सकते हो। एक साइड ओरिजिन पे मान लो, हमेशा ऐसा ही तो करते हैं। बॉडी जो भी हमारे पास दे दिया, मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया, आप एक पॉइंट मानोगे ओरिजिन, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बाकी के सारे पॉइंट्स लिख लोगे। सर ये तो सेंट्रॉइड पे तो नहीं होगा शायद। डिपेंड करता है। सी, अरे नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सेंट्रॉइड पे नहीं होगा क्योंकि अलग अलग मास है ना। एग्जैक्टली, तो सेंट्रॉइड में तो नहीं होगा तो क्योंकि सेंट्रॉइड पे मैं भी नहीं बोल रहा हूँ होगा, अच्छा ये भी नहीं बोल रहा है। सी को सेंट्रॉइड मत समझो, सी एक पॉइंट है। अच्छा। कोई बात नहीं, और किसी को डाउट तो नहीं आया है वाला? चलो बढ़िया, ठीक है। देखो, हम लोग कल बात कर रहे थे ना मोमेंटम, ये रहा अपना एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमने एल इक्वल्स टू आई ओमेगा किया था ना डिफाइन। आज इसका आपको डायरेक्शन भी बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले चलो एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता है, ठीक है। देखो, एक पार्टिकल होता है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, मान लो अगर लिखना हो वेलोसिटी, एक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी आपको दे दिया v1, दूसरे के लिए दे दिया v2, ठीक है। सबके लिए मान लो आपको दे दिया वेलोसिटी ढेर सारा। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे जब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना होता है तो कोई, आप पहले किए हो इसको कभी? सर m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2। बिल्कुल सही। तो हमारे पास ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, ऊपर में जो हमने किया था ना वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था, उसी के एनालॉगस आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो। चलो डिस्प्लेसमेंट से ही शुरू कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। देखो, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, छोड़ो एक्स लिखूंगा फिर वाई जेड के साथ भेदभाव होगा, इसको आर, फिर तो आर तो मैंने बता ही दिया है, छोड़ो छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। चलो वेलोसिटी से ही शुरू करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, पोजीशन वाला आप लोग समझ जाना, मैंने पोजीशन बता दिया है, वहाँ पे आर के जगह पे आप एक्स वाई जेड तीन ही होता है, वैसे तीनों यूज कर लेना, ठीक है। देखो, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपके पास अगर n मासेज है तो इसको बढ़ाते चले जाना आगे, प्लस यहाँ पे mn vn, ठीक है। नीचे में यहाँ भी आगे बढ़ाते चले जाना, प्लस mn, ठीक है। ऐसे करके सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना हो तो, ठीक है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये बस आपको काम आ सकता है। डायरेक्ट निकालने तो बोलना नहीं चाहिए, बोले तो भी निकाल ही दोगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, तो चलो अब एंगुलर मोमेंटम पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, आप बताओ दोनों क्या क्या था हमारा। सबसे पहले जनरल बताओ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला से ही बता दो। आर क्रॉस पी। अच्छा, ठीक है, आर क्रॉस पी। तो देखो, अगर कोई डिफाइन करने बोले, डेफिनेशन के लिए बोले, तो एक मतलब ऐसे ही सेंटेंस याद रख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। आर क्रॉस के साथ जो भी क्वांटिटी आता है ना, वो मोमेंट हो जाता है उसका, ठीक है। कोई और क्वांटिटी आपको याद आ रही है जिसको मोमेंट बोलते हैं? टॉर्क।
किसका मोमेंट होता है? फोर्स। करेक्ट। तो देखो, फोर्स का मोमेंट हमारा हो जाता है टॉर्क, और मोमेंटम का मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अब ये डिफाइन करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम, जो हमारा एल होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं आर क्रॉस पी। अगर डायरेक्शन कभी भी निकालनी हो ना, हम लोग आर क्रॉस पी से जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल चलो डायग्राम से एक बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है, ये हमारे पास एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, ये वेक्टर आर मान लो। ठीक है, और इसका जो आपका मोमेंटम है इस पार्टिकल का, वो इधर की तरफ है पी। ठीक है, अब आर क्रॉस पी का डायरेक्शन कोई बताओ किधर होगा? सर ट्रायंगल लगा के जो ओरिजिन है उससे पी के टर्मिनल पॉइंट तक जाएगा। सर अंदर की ओर होगा। अच्छा, ट्रायंगल लो आप कैसे लगा रहे हो? मैंने क्रॉस का डायरेक्शन पूछा है, प्लेन में तो होगा ही नहीं पहला बात। तो सर अंदर होगा, अंदर। ठीक है, अंदर होगा, राइट हैंड रूल। सब समझ पा रहे हो? देखो, ऐसे में क्या करते हैं ना, आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो आर वाला लाइन। देखो, हाँ इसे ठीक है, देखो आर वाला लाइन है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। एक फ्री वेक्टर को आप स्पेस में जहां मन करे वहां घुमा के ला सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, इंसान के साथ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वेक्टर को आप घुमा के ला सकते हो कहीं से भी। तो देखो, आर को थोड़ा सा मान लो आप एक्सटेंड कर दिए ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिर से आपका आएगा आर वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब आर क्रॉस पी करोगे तो आर क्रॉस पी इधर से इधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब भी क्लॉकवाइज सेंस होता है मतलब इनटू द पेज होता है, ये मैंने बताया आपको। यस सर। ठीक है, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। सेकंड सब भूल जाओ, तो अपना राइट हैंड का फिंगर जो है वो आर के डायरेक्शन में करो, क्योंकि आर पहले आ रहा है। और अपने फिंगर के कर्ल को मूव करो पी के तरफ, आपका थंब अपने आप अंदर की तरफ नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो डायरेक्शन वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखो आर क्रॉस पी इस केस में हमारा यहाँ पे हो गया अंदर की तरफ इनटू द प्लेन। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हो राइट हैंड रूल से। अब नेक्स्ट, अगर एक पार्टिकल के लिए लिखना हो तो यहाँ पे देखो पी हमारा अगर आप लिखोगे जब, तो ये हो जाएगा अपना आर क्रॉस एम वी। एम तो हमारा स्केलर है, तो एम बेसिकली बाहर आ जाएगा, ये अपना बन जाएगा आर क्रॉस वी। ये हो गया अपना किसी भी बॉडी के लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, देखो चेंज क्या आएगा जब इसको ओपन करेंगे। ऊपर में मैंने आपको बताया था ना, पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको एम वी आर बता दिया था। एम वी आर बताया था, वहाँ पे मैंने साइन थीटा जो था उसको 1 ले लिया था, मतलब थीटा को 90 ले लिया था। वो एक जनरल केस था जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है। लेकिन डायरेक्टली कभी भी लिखना हो ना, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पार्टिकल के लिए हम एम वी आर साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड रूल से निकालते हैं, क्योंकि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, आप लोग बस यहाँ पे गलती नहीं करना, वी क्रॉस आर कोई भी मत करना। ठीक है, वो फिर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, आर क्रॉस वी होता है। एक बस एक केस में चेंज आएगा, ओमेगा वाला आपने समझा था ना, ओमेगा मैंने बताया था ऐसे। ये अपना अगर ओमेगा हुआ उस केस में जो हमारी वेलोसिटी आती है वो कैसे करते हैं, आर क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर? कुछ ओमेगा इसका मैंने दे दिया और मैंने रेडियस दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा। ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, सही है। और नेक्स्ट इसमें भी, इसमें आपको डाउट तो नहीं है ना, इसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? नो सर। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट क्लियर रखना, सिंपल समझ लो। ओमेगा अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है मतलब इसका सेंस है आउट ऑफ द पेज।
आउट ऑफ द पेज लोगे आप ओमेगा का डायरेक्शन, ठीक है। और आर अपना जब भी निकालना हो, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना हो, आर को एक्सटेंड कर लेना बाहर की तरफ, बस इतना ही करना होता है। तो चलो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपना हो गया पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ये आई थिंक आप सब लोग अच्छे से समझ गए। बस इतना ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला एल पी इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा, और ये आया कहाँ से, तो इस वाले पॉइंट से आया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो जैसे कंजर्वेशन ऑफ हमारा लीनियर मोमेंटम होता था, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती थी, हम लोग मोमेंटम को कब कंजर्व करते थे, लीनियर मोमेंटम को, जब एफ नेट एक्सटर्नल 0 होता था। ठीक है। इस केस में हमारा बेसिकली सेम चीज़ ये दोनों लिखी हुई है ना, यस सर। ठीक है। तो आपसे कभी मतलब ऐसा पूछा जाए मैथमेटिकली इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, तो देखो जो मोमेंटम होता है पी, मान लो पी हमारा मोमेंटम हुआ, अगर मैं बोल दूं डी पी बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब क्या है, पी हमारा कांस्टेंट है। मैथ्स में यही मीनिंग होता है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यस सर। ठीक है। तो वहाँ से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, जब भी एफ नेट एक्सटर्नल जीरो मतलब डी पी बाई डी टी जीरो, डी पी बाई डी टी जीरो मतलब पी कांस्टेंट, एक्सप्लेनेशन आपको डेरिवेटिव से मिल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा, यहाँ पे बस एफ के जगह पे अपना टॉक रिप्लेस कर लेता है, टाउ नेट एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इस केस में हमारा हो जाता है डी एल अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एल कांस्टेंट। बिल्कुल सही, एल कांस्टेंट, ठीक है। अगर एल कांस्टेंट हो गया मतलब एल आई इक्वल्स टू एल एफ, जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वही फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। और मोमेंटम के लिए मैंने आपको अगर एक बॉडी घूम रही है रोटेशन में, मोमेंटम के लिए हमने पढ़ा था ना, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्शन, ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन डायरेक्टली ओमेगा के डायरेक्शन से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि आई जो हमारा है ना ये स्केलर है, इस पे हमने शायद डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो चलो देखो आप अगला, एल आई इक्वल्स टू एल एफ है अगर, तो ये पार्टिकल के मोशन में यूज होगा, कैसे यूज होगा लास्ट में देखते हैं, टाइम बचेगा तो इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो अब वहाँ पे हमारा होता था झटका, वहाँ पे झटका का काम क्या होता था, जैसे इम्पल्स जब लगता था तो क्या होता था, एफ टी। एफ टी, नहीं मतलब इम्पल्स लगा किसी बॉडी पे तो क्या होता था, जैसे किसी बॉल पे तेज का इम्पल्स लगा तो बॉल के साथ क्या होता था, बहुत छोटे से टाइम पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, अरे नहीं वो तो ठीक है, वो समझ गया, बॉल के साथ होता क्या था, चेंज क्या आता था बॉल में, बोलो बुरा लगता था उसको, मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम चेंज। हाँ ठीक है, मोमेंटम चेंज हो जाता था, बेसिकली मोमेंटम चेंज होता था, और इनफैक्ट वेलोसिटी चेंज हो जाता था तेजी से, ठीक है। तो यहाँ पे जब एंगुलर इम्पल्स लगेगा तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम नहीं ना चेंज होगा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, साथ साथ ओमेगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेल्टा एच जो भी आएगा, ये एच जो भी आएगा अपना वो डेल्टा एल के इक्वल आएगा, एच इक्वल्स टू डेल्टा एल, ठीक है, या फिर आई डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ये अपना आ जाएगा, ये हो गया हमारा एंगुलर इम्पल्स। तो वहाँ पे ऐसे मतलब याद रखने का तरीका मेरा क्या होता था ना, वहाँ पे देखो वहाँ पे होता है मतलब तेज का वहाँ पे थप्पड़ लगता था, वो मतलब वहाँ पे जो थप्पड़ लगता था ना वो बॉडी को चला देता था, यहाँ पे जो थप्पड़ लगेगा ना डिफरेंस ये आएगा, घुमा देगा, क्योंकि इस थप्पड़ में एक थोड़ा सा रोटेशन वाला इफेक्ट होगा, जैसे आप थोड़ा सा किसी के गाल पे थप्पड़ हल्का सा एंगल के साथ मारोगे उसका गर्दन थोड़ा सा घूम जाएगा, काइंड ऑफ वैसा ही होता है अपने यहाँ पे। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, ऐसा मतलब काइंड ऑफ झटका जो कि घुमा देता है बॉडी को एक रोटेशनल मोशन दे देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स, ठीक है। अब आपके सारे फॉर्मूले यहाँ पे वैलिड हो जाएंगे, जैसे अपना वहाँ पे क्या होता था, जो हम अपना इम्पल्स होता था जे इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी होता था, यहाँ पे क्या होगा बताओ,
टाउ डेल्टा टी। टाउ डेल्टा टी, ठीक है। तो अपना सारा फॉर्मूला रेडी है जो वहाँ पे यूज करते थे, बस यहाँ का जो एनालॉगस अपना है उसको यूज कर लो। सारा जो फॉर्मूला वहाँ पे था यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। चलो, तो एंगुलर इम्पल्स भी आप लोग समझ गए। देखो अब बात करते हैं टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारा क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो, जब भी किसी बॉडी पे नेट टॉर्क कुछ लगेगा, जब भी नेट टॉर्क लगेगा उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, क्लियर है। ठीक है, देखो अगर ये चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसके पास कुछ अल्फा आ गया, dl/dt जो भी आएगा यही तो हमारा अल्फा होगा ना। ठीक है, अगर अल्फा आ गया बॉडी के पास तो बॉडी का क्या चेंज होगा फिर, अगर बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई, एंगुलर वेलोसिटी। करेक्ट, बॉडी का ओमेगा चेंज होने लगेगा। ठीक है, अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन होती थी तो वेलोसिटी चेंज होती थी, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है इस वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी ध्यान, ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान देखो एक चीज़ का रखना, जैसे वहाँ पे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन तब लगाते थे ना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती थी, वैसे यहाँ पे जब अल्फा कांस्टेंट होगा ना तब भी आप लोग इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना, ठीक है। यस सर। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस उसके मिल जाएंगी तो वहाँ पे देखोगे आप, वैसे जनरली क्वेश्चन नहीं मिलेगी वेरिंग अल्फा वाली, लेकिन फिर भी मिल जाए तो चलो। यहाँ तक क्लियर हो गया अपना, अब रोलिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। रोलिंग से पहले आपको कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ये अपने पास एक गोल गोल बॉडी हो गया, प्यारा प्यारा। अब इस बॉडी को मैं बोल लूँ, इसका जो मान लो कुछ सर्टेन सेंटर ऑफ मास, छोड़ो पहले इसके खाली घूमने की बात करते हैं, ठीक है। मान लो ये बॉडी ओमेगा से ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये बॉडी बस घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका वेलोसिटी क्या होगा। 0। सबको क्लियर है, और जीरो क्यों होगा अगर एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे। सर अगर एक टाइम इंटरवल पे इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, और मैथमेटिकली कैसे करोगे। सर आर 0 है इस वजह से 0 है। ठीक है, सबको क्लियर है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। अपना आर जीरो है सेंटर पे, तो इस रीजन से v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। अब नेक्स्ट आप इस वाले पॉइंट का मुझे बता दो, अगर मैं बोलूँ ये बिल्कुल एकदम एज पे पॉइंट है आर डिस्टेंस पे सेंटर से, तो इसका वेलोसिटी क्या आएगा। 1, टॉप बोल लो टी। मैक्सिमम मैक्सिमम होगा। अरे ठीक है, मैक्सिमम आएगा मुझे पता है, वेलोसिटी बताओ। मैंने रेडियस ओमेगा आर, डायरेक्शन भी बता दो आप, आगे पीछे ऐसे ओमेगा की डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज, आगे पीछे करके बताओ, आगे डायरेक्शन होगी या पीछे होगी। आगे। ठीक है, सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो ये जो टॉप वाला पॉइंट है ना, ये आगे की तरफ इस इंस्टेंट पे आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी होगी, ये जो पॉइंट होगा ना ये आगे की तरफ घूम रहा होगा, ठीक है। इस मोमेंट पे अगर बात करोगे ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल डायरेक्टली आगे की तरफ होगी। देखो यहाँ पे ये पॉइंट होगा, यहाँ से आप डायरेक्शन कैसे निकालते हो वेलोसिटी की, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो जैसे मोशन हो रही हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है। इस रीजन से इसकी वेलोसिटी जो होगी ना बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ होगी। देखो जो डायरेक्शन है ना वो ए लाइन दे देगा, और डायरेक्शन का सेंस मतलब आगे लेना है या पीछे लेना है वो आपको ओमेगा से मिलेगा। नीचे वाला पॉइंट देखो फिर ज़्यादा क्लियर होगा। देखो मैं बोलूँ अगर कि यहाँ पे नीचे में एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसके लिए अगर वी बोलेंगे तो इसके लिए वी हमारा कितना आएगा, वी बॉटम बोल लो, आर ओमेगा। आर ओमेगा आएगा। इस बार डायरेक्शन किधर आएगा,
अंदर पीछे की तरफ इधर साइड, ठीक है? पीछे किस अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आप सोचना एक बार। देखो, अगर ये पार्टिकल ओमेगा से इधर इधर की तरफ घूम रहा है अपना क्लॉकवाइज, मतलब ये पॉइंट चाह रहा होगा ना आगे की तरफ इधर के साइड घूमना, ऐसे घूमना चाहता होगा पॉइंट, तभी तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुंच जा रहा है पॉइंट, यस सर। ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ देखो, सबसे बेस्ट तरीका होता है कहीं पे भी अगर आपको लाइन ऑफ मोशन मालूम करना हो ना, वहाँ पे एक टेंजेंट डाल दो, ठीक है? अगर आपको लाइन ऑफ मोशन चाहिए, उसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो उस पॉइंट पे। तो जो सबसे टॉप वाला पॉइंट मैंने बिल्कुल मिड में लिया है, उस पे टेंजेंट डालोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। यस सर। और देखो, आपको वेलोसिटी का लाइन मिल गया, और वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको सेंस से लेना पड़ेगा। ओमेगा का सेंस क्लॉकवाइज है, मतलब ऊपर वाला पॉइंट आगे जाना चाहेगा। मतलब देखो, रोटेशन मोशन इसलिए सबको डिफिकल्ट लगता है ना, ये चीज़ थोड़ा-सा मतलब, एक तो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का, दूसरा है इमेजिनेशन का। जैसे अपना मैथ्स में 3D वेक्टर वगैरह है ना, और कोऑर्डिनेट भी अपना काइंड ऑफ वही है। वो मतलब तभी समझ में अच्छे से आएगा ना, दिमाग में रिटेन रहेगा, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, मोशन को मतलब फ़ील कर पा रहे हो। और इसलिए मतलब पता है, मतलब इवन जेईई में मोस्ट ऑफ द पीपल इस चैप्टर में निपट जाते हैं। एनएलएम आते-आते बड़ी हिम्मत के साथ एनएलएम तक आ जाएँगे, उसके बाद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन आप लोग फिर भी ज़्यादा डेयरिंग हो। आप लोग का तारीफ़ करने से बुरा तो नहीं लगता है ना? सर मैंने भी स्किप किया था 11th क्लास में। हुँ, बहुत लोग करते हैं। छोड़ो यार, तारीफ़ कम करना पड़ेगा, आप लोग को बुरा लग रहा है यानी कि। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना ये हमने समझा 3 पॉइंट। हाँ सर, बुरा नहीं लगता। अच्छा। अरे नहीं, सब ऐसे मतलब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वाला हो गया ना माहौल, मुझे लगा कि दिल पे चोट लग गई। सर इसका ग्रेविटी वाला वेरिएशन आपने पढ़ा दिया क्या? नहीं, ग्रेविटी वाला लेकिन पढ़ना क्यों है? नहीं, जो एक ऊपर में एक वैल्यू डिफरेंट आता है, नीचे जो एक √5 करके कुछ आता है, और दोनों अच्छा, साइड में। वो तो दूसरा पार्ट था, वो तो एनएलएम का था ना, वो पिछले क्लास वर्क एनर्जी का था, वो खत्म हो गया पिछले क्लास में। अच्छा। हुँ, वो अपना रोटेशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो एक बात याद आ गया आप लोग को, इंटरेस्टिंग बताता हूँ, देखो। इंसान का हार्ट बीट करता है, मतलब दिल धड़कता है, ठीक है? मतलब किसी पर्सन के लिए वाला नहीं, जो आपके खुद के लिए धड़कता है, जैसे कि जो कि ब्लड को पंप करता है, ठीक है? वो वाला। तो जब पंप करता है ना, उस केस में जो पावर कंज्यूम होता है, वो पावर 1.2 वॉट होता है, ठीक है? अब सोचो, आपका दिल भी एक बल्ब की तरह जल रहा है। अरे नहीं, सॉरी, सॉरी, जल नहीं रहा है, मतलब क्या बोले? पता नहीं, वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है? आप लोग अपने हिसाब से यूज़ करना। तो देखो, 1.2 वॉट का पावर रेगुलर कंज्यूम कर रहा है। खाली इसलिए कि आपके मतलब सारे पार्ट्स में प्रॉपर्ली ब्लड पहुँचता रहे, और आप लोग मेरा क्लास कर झेलते रहो, मतलब करते रहो, ठीक है? तो देखो, नेक्स्ट अपना ये पॉइंट आपने समझ लिया ना अच्छे से, ये वाला क्योंकि ज़रूरी था। अगर ये समझोगे तभी आप रोलिंग समझ पाओगे। किसी को डाउट है तो बोलो, एक बार फिर से बता देता हूँ, लेकिन ये वाला अगर नहीं समझे तो रोलिंग नहीं समझोगे। बेसिकली रोलिंग इसका एक्सटेंशन है। समझ आ गया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पता है आपको, एनसीईआरटी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। कुछ-कुछ ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं ना, जो कि शायद ज़िंदगी में मैं तो कभी नहीं पढ़ता। लेकिन मतलब कभी-कभी दिख जाता है रैंडमली, ऐसा लगता है, ओह वाओ! क्या चीज़ बता दिया। पता नहीं कभी यूज़ होगा कि नहीं। हाँ, लेकिन पता है डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, जो आपके मतलब आपके नहीं, मतलब किसी के भी जिनको प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट वगैरह की, उनको लगता है ना पेसमेकर, तो वहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ सेटअप मेंटेन किया जाता है, जिससे कि फंक्शन लगभग वैसा ही रहे। ठीक है? तो इंस्पिरेशन चीज़ों की पता है, कहीं न कहीं मतलब मिलती है हमारे यही साइंस वाले पार्ट से। ख़ैर, बोलो कि मुझे कौन-सा साइंटिस्ट बनना है? तो देखो, अब बात करते हैं रोलिंग की, ठीक है?
तो रोलिंग मोशन बेसिकली अपना यही सर्कुलर मोशन होता है। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैंने आपसे पूछा नहीं, चलो। ये अपना मान लो मोशन था, मैंने आपको बताया। देखो, अब मैंने बोल दिया ये जो वीसी था ना, अब मैंने बोल दिया यहाँ पे मैंने एक्सिस नहीं रखा है, यहाँ पे जो मैंने इसको काइंड ऑफ हिंज करके रखा था, मैंने इसको हटा दिया। ये वीसी सर्टेन कुछ इसको मैंने दे दिया, सेंटर ऑफ मास को कुछ वेलोसिटी दे दी आगे की तरफ। अब मुझे बताओ, अब इस पॉइंट की, टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? वी टॉप एंड वी बॉटम। पहले टॉप वाले पॉइंट की बताओ। सेंटर ऑफ मास की तो वीसी हो जाएगी, ये सबको क्लियर है? ठीक है। ओमेगा। आर ओमेगा अरे नहीं भाई, इस बार सेंटर ऑफ मास को मैंने वेलोसिटी दे दी है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे बेसिकली आप पता है क्या कर रहे थे? जब मैंने टॉप का पूछा तो आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, रुको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है? आप कर क्या रहे थे? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आ रहा था, ठीक है? इस वजह से हम लोग डायरेक्टली इसको बोल दे रहे थे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, वीसी प्लस आर ओमेगा। हाँ, और ये वीसी माइनस आर ओमेगा, ठीक है? अब आपको समझ में आ रहा होगा नीचे वाले का डायरेक्शन उल्टा क्यों आया था। देखो यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन आ रहा है ना, माइनस के साथ। वीसी अपना दोनों केस में 0 है, ये अपना आ गया प्लस आर ओमेगा, और ये अपना आ गया माइनस आर ओमेगा, ठीक है? यस सर। अब इसको फॉलो करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा? वीसी प्लस आर ओमेगा, ऊपर वाले का। ठीक है, नीचे वाले का? वीसी माइनस आर ओमेगा। करेक्ट, ठीक है? आप लोग इतना समझ लिए, अब आओ, अब मजा आएगा नीचे वाले पॉइंट पे, ठीक है? अब रोलिंग समझना ध्यान से। रोलिंग मोशन बेसिकली अपना रोटेशनल मोशन का एक केस है, काइंड ऑफ गॉन केस मानो इसको, ठीक है? क्योंकि सबसे आसान भी यही है, पता नहीं लोगों को दिक्कत भी यही करता है। देखो, अब मैंने बोला अपना जो सेंटर ऑफ मास है ये मूव कर रहा है आगे वीसी से, ठीक है? और ये टॉप वाला कुछ एक पॉइंट होगा, एक बॉटम का पॉइंट होगा, नीचे अपना ग्राउंड, अपने देश की धरती, ठीक है? अब देखो, अब रोलिंग मोशन को डिफाइन हम ऐसे करते हैं, ये जो ग्राउंड पे पॉइंट है ना, ग्राउंड के कांटेक्ट में जो पॉइंट है, ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होता है। इस पॉइंट को बोल लो पी बोल लो, ठीक है? तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये इंस्टेंटेनियसली मतलब इस इंस्टेंट पे रेस्ट में होगा। अगले कुछ मोमेंट के बाद हो सकता है ये वाला पॉइंट यहाँ पे ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे, तो उस मोमेंट पे ये वाला पॉइंट फिर रेस्ट में आ जाएगा, मोमेंटरीली रेस्ट में आता है, ठीक है? ये हमारा होता है रोलिंग मोशन, या फिर जिसको हम लोग प्योर रोलिंग बोल लेते हैं, जो हम लोग की। अच्छा हाँ, बताओ, आप लोग रोड पे गाड़ियाँ चलती है, आपको क्या लगता है वो रोलिंग मोशन होता है या फिर सीआरटीएम होता है? रोलिंग। सीआरटी। अच्छा, ठीक है। आप लोग जो रोलिंग वाले हो ना, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, मतलब आइडियलिज्म जानते हो, आदर्शवाद, वो फॉलो करने वाले आप लोग हो, बस खाली गलत वर्ल्ड में हो आप लोग, ठीक है? मतलब वो जो होता है ना प्योर रोलिंग, वो आइडियल कंडीशंस में होता है, जहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट हो अवॉइड करने के लिए स्लीपिंग को। लेकिन इंडिया के इतने प्यारे प्यारे रोड्स पे आपको लगता है फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि आप फिसलो नहीं? समझ रहे हो? इस वजह से सीआरटीएम हो जाता है। प्रॉपर रोलिंग के लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन चाहिए कि ग्राउंड वाला जो पॉइंट है हमेशा रेस्ट में रहे। लेकिन आप लोग गाड़ी चलते हुए देखना, गाड़ी से बाहर उतर के कभी देखना, और मतलब ऐसे मज़ा नहीं आया तो बारिश में देखना, बस कुछ इंतजाम करके जाना कि कीचड़ नहीं पड़े खुद पे। तो बाहर से देखना, तो देखोगे ना, गाड़ी का जब चक्का घूमता है साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्किड भी करता है। नोटिस किया आपने कभी? नो सर। नहीं नोटिस किया ना? बोलो, हम तो हमेशा गाड़ी के अंदर रहते हैं। कोई बात नहीं, चलो, कोई बात नहीं। एक बार ट्राई करना बाहर से, ठीक है, देख के। तो देखो क्या होता है ना, जब रोड पे चलेगा ना, हाँ, ट्रेन व्हील स्पार्क, वो तो खैर फ्रिक्शन की वजह से हो जाता है जनरेट वहाँ पे।
तो कहीं भी किसी भी केस में आप देखोगे ना, जब गाड़ी रोड पे चलती है ना, हमेशा प्योर रोलिंग नहीं होता, थोड़ा बहुत रिलेटिव स्लिपिंग हो जाता है रोड के कंडीशंस की वजह से, ठीक है? आप लोग ऐसा नोटिस अगर नहीं कर पा रहे हो तो अगले बार करना, थोड़ा बहुत रिलेटिव स्लिपिंग होती है, ठीक है? इसलिए वो प्योर रोलिंग नहीं होता है हमारा, वो हो जाता है काइंड ऑफ सीआरटीएम, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है? अगर आइडियल कंडीशंस होती ना, उस केस में गाड़ी प्रॉपर रोलिंग मोशन करेगी, लेकिन आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एक आइडियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जो कि अभी तो प्रेजेंट नहीं है, और अभी तक पास्ट में भी नहीं थी, फ्यूचर का नहीं पता, ठीक है? तो देखो अपना ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये मोमेंटरीली रेस्ट में रहेगा। तो अगर मान लो पिछले वाले अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे थे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं लिख दूंगा वीसी। अब टॉप पॉइंट जो है, इसका वेलोसिटी आप क्या लिखोगे? ये मान लो वीसी से चल रहा है ना, साथ साथ ओमेगा से घूम भी रहा है, ये छूट गया है। अब बताओ टॉप वाले पॉइंट का बता दो। VC प्लस आर ओमेगा। ये अपना आ जाएगा वी टॉप इक्वल्स टू वी सी प्लस आर ओमेगा। अब बॉटम वाले पॉइंट के लिए क्या लिखोगे? VC माइनस आर वी सी माइनस आर ओमेगा, ठीक है? अब देखो मैंने आपसे बताया, ये जो अपना बॉटम वाला पॉइंट है, इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा हर एक मोमेंट पे, ठीक है? तो जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ से वी सी माइनस आर ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से आपको निकल के आएगा वी सी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है? ये कंडीशन है रोलिंग का, ठीक है? यस रोलिंग का पहला कंडीशन ध्यान रखना है कि जो ग्राउंड के कांटेक्ट में पॉइंट रहता है वो रेस्ट में रहता है, और रेस्ट में उसको लाता कौन है? फ्रिक्शन रेस्ट में लाके रखता है। और एक चीज बस इसीलिए समझना, व्हील का जो मतलब खोज हुआ वो इसीलिए रिवोल्यूशनरी था, क्योंकि उसके वजह से यहाँ देखो कितना कम फ्रिक्शन लगेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो कितना कम हो जा रहा है व्हील के केस में, समझ रहे हो? यस सर। इसलिए फ्रिक्शन मिनिमम हो जाती है और हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से मूव कर पाते हैं, और मतलब और भी रीजंस हैं, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजंस ये भी है। रोलिंग फ्रिक्शन मिनिमम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन मिनिमम इसीलिए होता है ना, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही मिनिमम होती है, एक सर्टेन मतलब थोड़ा सा भी फ्रिक्शन आ गया ना, फिर वहाँ पे हमें वो मिल जाएगा, अपना रोलिंग मोशन हो जाएगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मिनिमम, ठीक है? तो देखो, तो यहाँ से हमें कंडीशन मिली वी सी इक्वल्स टू आर ओमेगा, या फिर बोले तो ओमेगा इक्वल्स टू वी सी अपॉन आर। इसको जैसे मन करे वैसे समझो। अब देखो, अब टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी टॉप इक्वल्स टू वी सी के जगह पे आर ओमेगा पुट कर सकते हैं, प्लस आर ओमेगा, ठीक है? तो अपना टॉप पॉइंट मूव करेगा टू आर ओमेगा के साथ, ठीक है? ये होता है हमारा प्योर रोलिंग का केस। ओके, अब 1 मिनट के लिए मैंने बोल दिया, ये जो बॉडी अपना यहाँ पे डिस्क है, ठीक है? यार बार बार सी और के में कन्फ्यूजन होता है, पता नहीं कौन सा होता है, कोई बात नहीं। वी टी इक्वल्स टू टू आर ओमेगा अपना आ गया। अब मुझे एक बात आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस डिस्क का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्या बोलोगे? हाफ एम बी सी हाफ एम ओके, ठीक है, सही बोला आप लोगों ने, हाफ एम वी सी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ये अपना होगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाला। नेक्स्ट अगर रोटेशनल पूछा जाए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे मैंने बोला डिस्क है, तो डिस्क के लिए अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, अगर यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को एम आर स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है? और ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल के रखी है ना, वी सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई थिंक यही आएगी, सही है? तो सही किया ना मैंने, यस ठीक है? अब यहाँ पे के ई टोटल अपनी क्या आ जाएगी,
सही है? यस सर। शायद इतनी आ जाएगी ना, mvc²। ठीक है? तो आपसे मैक्स इतना किया जा सकता है, आपको कन्फ्यूज़ इसमें किया जा सकता है कि आप रेशियो बता दो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो टोटल काइनेटिक एनर्जी के साथ, या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो रोटेशनल के साथ, या फिर टोटल के साथ। ठीक है? तो आप कैलकुलेट करना सीख गए, तो आप लोग रेशियो भी निकाल सकते हो। थोड़ा-सा मेहनत का काम है, लेकिन मुश्किल तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो मैंने पहले समझा दिया आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन आप लोग कर लो। अब सेम काम आप लोग करो, मैंने बोला ये जो रोटेट कर रहा है, ठीक है? मैंने रोटेट करा दिया इस बार रिंग को। इसके केस में आप लोग निकालो काइनेटिक एनर्जी। ये प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है? मैंने बोल दिया रोलिंग मोशन है, मतलब देखो रोलिंग मोशन को लिखने का एक और तरीका होता है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू अवॉइड स्लीपिंग, ठीक है? मतलब फिसलने वाला, सोने वाला नहीं, ठीक है? स्लीपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट है, ऐसे लिखिए। सर ये क्या जो प्योर रोटेशनल आपने बोला ना, हम्म। उसमें ट्रांसलेशनल कंपोनेंट 0 होगा ना? हाँ, ओके ओके। प्योर रोटेशन अलग है, प्योर रोलिंग अलग है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो रोलिंग में बॉडी आगे बढ़ रही है, प्योर रोटेशन में बॉडी कभी आगे नहीं बढ़ती थी। आप लोग को ये डाउट नहीं आया, या फिर आप लोग समझ गए? प्योर रोलिंग और प्योर रोटेशन में डिफरेंस समझे यस सर। बाकी लोग? ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, डाउट कभी नहीं लाना। प्योर रोलिंग का मतलब ये है कि बॉडी आगे जा रही है, लेकिन उसका ग्राउंड के कांटेक्ट में जो पॉइंट है वो रेस्ट पे है। लेकिन प्योर रोटेशन का केस ये वाला था, ठीक है? इस वाले केस में जो बॉडी हमारा है ना, ये आगे नहीं जा रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है? चलो, काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट मैंने आपसे बोला ना, रिंग मैंने दे दिया, ठीक है? मास m ले लो, रेडियस r ले लो, ठीक है? अब मुझे बताओ, आप के ई आर बता दो, के ई ट्रांसलेशनल बता दो, और के ई नेट बता दो। सर हाँ बोलिए आयुषी। के ई आर होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और के ई टी भी हाफ एम वी स्क्वायर, और के ई हो जाएगा एम वी स्क्वायर। ठीक है, सबका यही आ रहा है? यस सर सेम। ठीक है। अगर मैंने इसको सिलेंडर बोल दिया तो रिंग हटा के इसको, चलो चेंज कर लेते हैं, इसको मैंने डिस्क के जगह पे सिलेंडर बोल दिया। सर हॉलो या सॉलिड? गुड क्वेश्चन। सॉलिड ले लो, ठीक है? वही मैं सोचूं आप लोग को डाउट क्यों नहीं आया। सॉलिड लिए थे ना? बिल्कुल सही किया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर रहे थे डिस्क वाले केस को। सर 3/4। ठीक है, अपना जो ये आंसर आया था वही सेम सेम सबका आ गया ना? यस सर। ठीक है, आप लोग किसी भी बॉडी के लिए अब कैलकुलेट कर लोगे, इसमें ज़्यादा मेहनत करने वाली तो बात नहीं है अब। यस सर। ठीक है, अब चलो, अब अपने पास टाइम है। आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ, सीढ़ी वाला, जो आयुषी ने सेंड किया था। मुझे वैल्यूज़ याद नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा इधर उधर हो तो मैनेज कर लेना। देखो अपने पास दो दीवार हो गए, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक लैडर रख दिया,
लैडर का मैंने मास दे दिया आपको, m इक्वल्स टू ले लो 10 kg, ठीक है। और मैंने फिक्स कर दिया है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा अपना, यहाँ पे कुछ भी सर्टेन म्यू ले लो आप, या म्यू भी फाइंड आउट भी कर सकते हो म्यू, कोई बात नहीं, चलो इसको करके देखते हैं। या रुको क्वेश्चन देख लेने दो, पता चला फालतू का हम लोग कैलकुलेशन करते रह गए। ठीक है, देखो नीचे अपना रफ सरफेस है, ठीक है, और ये हमारे पास अपना लैडर है, ठीक है। यहाँ पे एंगल मैं आपको दे देता हूँ, एंगल ले लो 37 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या क्या आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, एक तो mg आपको मालूम है, आप यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको n1 बोल लो, इसको n2 बोल लो, ठीक है। तो दो नॉर्मल फोर्सेज आप कैलकुलेट कर लो। ये अपना सिस्टम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में पूरे मतलब सिस्टम में, ठीक है। सीढ़ी जो अपना है स्टैटिक खड़ा है, आपको आप ये कैलकुलेट कर लो अपना म्यू कितना आएगा, फ्रिक्शन कितना चाहिए इसको मतलब स्लिप नहीं होने देने के लिए, ये रफ सरफेस है अपना। आप लोग इक्वेशन बस लिखो, इक्वेशन इसके लिए टॉक का कैसे कैसे लिखोगे, बस यहाँ पे देखो ध्यान ये रखना कि कहाँ पे कौन सा फोर्स लगाना है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। जैसे mg कहाँ पे लगेगा, कोई मुझे बताओ, अपना ये जो अपना लैडर है उसमें mg कहाँ लगेगा, लैडर के सेंटर। लैडर के सेंटर पे या सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। आप लोग बताओ, क्वेश्चन साथ साथ करते हैं, ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, देखो इसके सेंटर पे अपने नीचे की तरफ लगेगा mg, ठीक है। अगर मैंने बोला ये अपना जो, अगर डिस्टेंस ले लो, जैसे ये अपना h हो गया एंड ये अपना मान लो l, ठीक है। ये मैंने अगर डिस्टेंस दिया है तो उस केस में ये अपना h/2 पे लगेगा, h/2 हाइट पे। यस सर। बाद में जो भी थीटा वगैरह होगा उससे हम लोग यूज कर लेंगे अपना। तो यहाँ तक क्लियर है सबको कि अपना mg जो है बिल्कुल सेंटर में लगेगा, जो लेटर अपना रखा हुआ है उसके। यस सर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा एक, वो कैसे लगेगा, किधर की तरफ लगेगा, कोई आइडिया। N2 ऊपर लगेगा और N1 लेफ्ट में लगेगा। अच्छा, सर लैडर के परपेंडिकुलर एमजी पॉइंट पे। ओके, यहाँ पे अपना n2 लग जाएगा और यहाँ पे अपना n1 ऐसे लग जाएगा। देखो बहुत कोई इसको दो कंपोनेंट लेके भी करता है, nx और ny लेके भी करता है, लेकिन वो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करता है फालतू का, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ता है ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अपना mg हो गया, n1 हो गया, n2 हो गया, ये n2 हो गया। अब इसके लिए अगर फोर्स इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, एक चीज़ छूट गया, आप लोग ध्यान नहीं दिए, फ्रिक्शन अपना किधर लगेगा, ग्राउंड पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट साइड। राइट साइड, ठीक है। सब लोग समझे राइट फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, यस सर। ठीक है। एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि राइट साइड हम फ्रिक्शन को क्यों लगा रहे हैं, सर मूवमेंट लेफ्ट साइड होगा इसलिए। मूवमेंट लेफ्ट साइड होगा, ओके, स्लाइड करेगा लैडर लेफ्ट में, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट। देखो उसका रीज़न ये होगा ना, ऊपर में n1 अपना लग रहा है, वो लेफ्ट साइड लग रहा है, तो एक नेट फोर्स आ जाएगा लैडर पे लेफ्ट की तरफ। अगर फ्रिक्शन आगे नहीं लगेगा तो एक नेट फोर्स आ जाएगा, जिसकी वजह से अपना जो लैडर है वो पीछे की तरफ भाग जाएगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो अपना ये डायरेक्शन हो गया। अब इसके लिए आप लोग इक्वेशन सिंपली लिख सकते हो ना, पहला इक्वेशन अपना क्या आ जाएगा, वर्टिकल में क्या इक्वेशन लिख लेंगे, N2 equals to mg. और हॉरिजॉन्टल वाला N1 equals to f. अपने पास दो इक्वेशन आ गया, और अपने पास अननोन बहुत सारे हैं। n2 तो अपना डायरेक्टली आ गया, कितना 10 × 10 100 आ गया, ठीक है, 100 न्यूटन, ठीक है। अब अपने पास n1 निकालना है। दीवार पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा ऊपर। नहीं मैंने दिया नहीं है, मतलब देखो ले भी ओके। सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, अपना मन है, क्वेश्चन वाला देगा तो उतना सारा फ्रिक्शन दे देगा तो फिर 1 मिनट में बनेगा कैसे,
यस ढेर सारे इक्वेशन हो जाएगा ना फिर। अब देखो n1 इक्वल्स टू एफ अपना आया, तो n1 इक्वल्स टू एफ आया, तो एफ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एफ के लिए म्यू इंटू n2 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो देखो n1 अपना आ गया, n1 इक्वल्स टू म्यू इंटू n2 अपना 100 न्यूटन। अभी भी दिक्कत ये है, हमारे पास 2 अननोन्स बच गए, इक्वेशन और चाहिए। तो अगला इक्वेशन कहाँ से आएगा? थीटा के कंपोनेंट्स ले लेंगे। थीटा के कंपोनेंट्स, उससे तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, यहाँ पे टॉक लेना होगा, नेट टॉक। देखो ये सिस्टम रेस्ट में है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि इस पे हमने एफ नेट जीरो किया, पहले बार में हमने क्या किया, एफ नेट जीरो किया, लेकिन यहाँ पे कोई रोटेशनल मोशन भी तो नहीं है, तो हम लोग तो नेट टॉक भी जीरो कर सकते हैं ना? यस सर। यस सर ठीक है, तो देखो इतना ध्यान रखना, अगर सिस्टम का मतलब सिस्टम में कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉक नहीं है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी रैंडम पॉइंट के अबाउट आप इसका जो भी नेट टॉक है वो जीरो आउट कर सकते हो, अगर कोई मोशन नहीं है तो, इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम अपना। और सेम अपना अप्लाई होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए भी, अगर नेट टॉक जीरो आ रहा है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। तो ऐसे में हम लोग पॉइंट वो लेते हैं ना जहाँ पे मैक्सिमम जीरोज मिले, हम लोग ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे जहाँ से मैक्सिमम फोर्सेस खुद पास कर जाएं, क्योंकि टॉक अपना क्या होता है आपको याद है? टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ? मोमेंट ऑफ फोर्स। नहीं, डेफिनेशन या फॉर्मूला इस बार मैंने पूछा। आर एफ। एक साइन थीटा आपने छोड़ दिया, आर एफ साइन थीटा, ठीक है, या एफ आर साइन थीटा, जो मन करे बोल लो, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा आपको दिख रहा है? हमें फाइंड आउट करना है n1। अभी कौन सा पॉइंट हम लेंगे तो मज़े से, मतलब बिल्कुल ढेर सारे फोर्स से डील नहीं करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ग्राउंड पे जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को मैंने ले लिया तो यहाँ से 2 फोर्सेस इसी पॉइंट से पास कर जाएँगी, आर जीरो हो जाएगा, और आर जीरो होने का मतलब है इन 2 फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? यस सर सर यहाँ पे फोर्स तो मतलब जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा वो mg होगा ना? mg भी रोटेट करेगा, n1 भी रोटेट करेगा। अच्छा ठीक है आयुषी, फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे रोटेशन इफेक्ट 2 फोर्सेस मतलब एक्चुअली सारे देंगे, लेकिन देखो ग्राउंड वाला पॉइंट जब कंसीडर करेंगे ना, देखो ध्यान से सुनना आप, ठीक है। टॉक हमारा होता है आर एफ साइन थीटा, आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से जिस जहाँ पे हम लोग टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नहीं एक्सिस बोल लो, ठीक है। एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आर, अगर एफ फोर्स हमारा लग रहा है, तो एफ फोर्स अगर आर डिस्टेंस पे लग रहा है एक्सिस से परपेंडिकुलरली, जैसे देखो अगर हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है एफ, एफ फोर्स लग रहा है, ये हमारा एक्सिस हो गया, इस पॉइंट का अबाउट एक्सिस है, तो हम लोग फोर्स के लिए एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो देखो कैसे लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा आर आ गया, ठीक है। केवल आर मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो ये अपना आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा, यस सर। ये डिस्टेंस एक्चुअली आर होगा। इतना क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूँ कि ये वाला अपना आर जो है, ये फोर्स जो है इसी पॉइंट पे लग जाए, तो आपको क्या लग रहा है आर क्या हो जाएगा अपना? अगर फोर्स डायरेक्टली इसी पॉइंट पे लग गया तो फिर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। आप समझ नहीं पा रहे हो? ठीक है। ठीक है, एक जैसे आपने कभी ऐसा ट्राई किया है, जैसे दरवाजे को आप जब खोलते हो, दरवाजे को आप मतलब जो वन साइडेड डोर अपना होता है, जो बीच से खोलने वाला नहीं है, एक जो डोर होता है ना सिंगल डोर, उसको आप खोलने जब ट्राई करते हो, हैंडल देखते हो जनरली लगा होता है जिधर से ओपन होता है, मतलब दरवाजा जिधर से ओपन होता है, जिधर उसकी कुंडी होती है, आप वहां से उसको पुश करते हो अंदर की तरफ तो इजीली खुलता है। आप कभी ट्राई किए हो बिल्कुल एज पे, जिधर मतलब दरवाजे का जो अपना होता है ना फ्रेम, फ्रेम के साइड से कभी पुश करने दरवाजे को ट्राई किए हो? यस सर। तो वैसे में क्या होता है, फिर जल्दी खुल जाता है फिर? नहीं खुलता जल्दी।
क्या होता है ना ऐसे में, टॉर्क कम होते जाएगा, जैसे-जैसे आर कम होते जाएगा ना, बिल्कुल टॉर्क कम होते जाएगा। कभी आपने ऐसे ट्राई किया, आप फ्रेम को पुश करो तो दरवाज़ा खुला है कभी आज तक? नो सर। तो सेम वही केस यहाँ पे हो रहा है, आप इस फ्रेम पे फ़ोर्स लगा दे रहे हो, और जब फ्रेम पे फ़ोर्स लगाओगे तो दरवाज़ा कभी ओपन ही नहीं होगा। इसका मतलब यस। नेट टॉर्क अपना 0 हो जाता है, क्योंकि टॉर्क जो है एक्सिस से डिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो एक्सिस से डिस्टेंस ही हमने 0 कर दिया। देखो हम लोग थोड़ा-सा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं लोगों को, अपने जो कारपेंटर्स होते हैं ना वो भी, मतलब सोचो कितने अच्छे लेवल की फिजिक्स उनको पता है, वरना आप दरवाज़ा खोलते रह जाओगे। कोई बात नहीं, फिर भी बोलो हम लोग लकी हैं जो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। ये वाला आपको क्लियर हुआ पूरा 100%? यस सर। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अपना एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा उस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा अपना टॉर्क, और फोर्स जो भी लग रहा होगा उस पे डिपेंड करेगा। अब इस केस में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना पहला ये फोर्स जो फ्रिक्शन का लग रहा है, ये तो मैंने अगर इस पॉइंट को ग्राउंड पे, इस पॉइंट को मैंने ले लिया अपना एक्सिस, तो इस एक्सिस से ही पास कर गया अपना एफ और एन टू, तो इन दोनों का टॉर्क तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ एम का टॉर्क कितना आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना मैंने आपको नीचे बताया ना कैसे करते हैं। अब आप लोग बताओ एम क्या होगा, एम का टॉर्क मतलब। कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन इस बात में होगी ना, एल लें कि एच लें? MGL का एम जी L/2 होगा ना? हाफ हो जाएगा वहां पे। तो अपना एम का mg L/2। हाँ L/2 होगा, क्योंकि देखो ये जो फोर्स है ना इसको एक्सटेंड कर दो, कभी भी डाउट हो ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस जब भी निकालना हो वेक्टर को आप एक्सटेंड कर लो सिंपली, क्योंकि एक वेक्टर को आप स्पेस में कहीं भी घुमाने लेके जा सकते हो। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आपने एक्सटेंड किया तो आपका यहाँ पे आके मीट करेगा, ये अपना होगा L/2। ठीक है। अब आ गया mg L/2। अब नेक्स्ट बताओ ये जो अपना N1 है इसका टॉर्क कितना आएगा? देखो ये जो टॉर्क आया mg का, ये आप मुझे एक बात पहले बता दो, ये क्लॉकवाइज आया कि एंटी क्लॉकवाइज आया? ये किधर की तरफ घुमाने ट्राई करेगा, लैडर को किधर घुमाना चाहेगा mg का टॉर्क जो भी आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नहीं ना, क्लॉकवाइज ना। एक बार आप आर क्रॉस एफ करो, देखो एफ अपना mg हो गया, यहाँ से आर आप लोगे, आर अपना हो जाएगा, ये आर ये हो गया ना, ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, यही तो अपना आर हो गया ना। क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज आएगा। और ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इस जो लैडर है उस पे नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब लैडर को चाहेगा नीचे की तरफ झुकाना, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में मोशन देना चाहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो ऊपर में जो अपना N1 लग रहा है, तो N1 के लिए क्या हो जाएगा टॉप, कोई भी बताओ? आप लोग फिर से आई थिंक कंफ्यूज हो रहे हो शायद मिनिमम डिस्टेंस में। मैंने आपको बताया तो आप वेक्टर को एक्सटेंड कर लो और फिर देख लो कौन सा डिस्टेंस आ रहा है। अभी समझ आया? N1L। N1L? सॉरी सर, N1H।
आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रही है ना डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा? यस सर। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन करना है तो थोड़ा-सा मतलब चीज़ों को इमेजिन करना पड़ेगा। देखो सिंपल आपको मैंने बताया, जो आप बेसिक मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना एक-एक, आप नहीं समझ पा रहे हो उसको नोट करो, थोड़ा खुद से ट्राई करना तो समझ में आएगा। देखो मैंने आपको बोला कहीं भी फ़ोर्स लग रहा है ना, फ़ोर्स को एक्सटेंड कर दो और ला के अपने एक्सिस वाले लाइन पे जॉइन कर दो। देखो ये अपना एक्सिस था ना यहाँ पे, अब एक्सिस के सामने लाके मैंने फ़ोर्स को सेम, फ़ोर्स का वेक्टर है ना, डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, फ़ोर्स को थोड़ा-सा आगे लेके चला गया। अब आप बताओ, मैं फ़ोर्स को उठा के नीचे तो नहीं ला सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे अगर ला दूँगा फ़ोर्स को, फिर तो डिस्टेंस ही 0 हो जाएगा ना, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो 0 हो जाएगा। फ़ोर्स के लाइन के लॉन्ग तो हम लोग डिस्टेंस लेंगे नहीं, क्योंकि देखो अगर उठा के यहाँ पे ला दूँ N1 को, तो आपका N1 फ़ोर्स जो है, वो अपना एंगल बना लेगा 180 डिग्री अपने एक्सिस के साथ काइंड ऑफ। यस सर। इसका टॉर्क किसी पॉइंट से पास कर जाएगा बेसिकली। तो इस रीज़न से आप लोग फ़ोर्स को आगे बढ़ा लो, फ़ोर्स को एक्सटेंड कर लो और फिर उसको जॉइन कर दो अपना जो भी एक्सिस वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो। आप लोग समझ पाए हो कि इसको एक बार फिर से समझें? आ गया सर समझ। ठीक है, फिर देखो। अब इसका डायरेक्शन का सेंस क्या लोगे? इसका मतलब जो ये कैसा इफ़ेक्ट देगा? रोटेशन इफ़ेक्ट इसका कैसा होगा? क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़? एंटी क्लॉकवाइज। देखो, सबसे पहला मैंने बोला अपना mg फ़ोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है? mg फ़ोर्स नीचे लग रहा है, तो आपको अगर निकालना है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, या फिर दूसरा देखो एक और तरीका है ना आपके पास, आप ये भी कर सकते हो। क्यों r sin थीटा कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है, f sin थीटा कर लो, बात तो सेम ही होगी। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जो एंगल आएगा ना, अपना अगर ये थीटा है तो अपना ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है? अब अपने पास mg के 2 कंपोनेंट आ जाएँगे। एक मिनट रुकना, सही एंगल तो लिया है ना, या फिर शायद गलत ले लिया? mg थीटा, mg sin थीटा। पता नहीं, छोड़ो, एक ही मेथड यूज़ करो, पता चला नहीं सर। और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया तो दिक्कत होगा। नहीं वो मैंने सही लिया, लेकिन अगर इसके आगे कन्फ्यूज़न आ गया समझाने में ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बनाना फिर मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? पहले एक मेथड से आप लोग समझो, एक जिससे हम लोग समझ रहे हैं उससे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो mg ले रहे हैं ना, mg फोर्स हमारा लग रहा है एक्सिस से, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी लेना हो तो एक चीज़ देखो, ये हमारा अगर मान लो एक्सिस हो गया, तो एक्सिस से आप डिस्टेंस लोगे, तो आप डिस्टेंस किस सेंस में लोगे? अगर मैं ले लूँ इस mg जो अपना यहाँ पे है उसको यहाँ पे उठा के लाऊंगा, तो mg का जो टॉर्क है ना इस लाइन से पास कर जाएगा, फिर उसका नेट टॉर्क 0 आ जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन mg एक्चुअली आप लोग देख रहे हो टॉर्क दे रहा है, mg का कुछ ना कुछ टॉर्क का इफेक्ट आ रहा है, mg इसको घुमाने ट्राई कर रहा है नीचे की तरफ। तो इस वजह से हम लोग इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे ना कि इसका जो डायरेक्शन वाला सेंस है वो कि चेंज ना हो। तो क्या करेंगे ना, mg को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करके नीचे यहाँ तक ला लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे लाओगे तो ये जो, सर हाँ बोलो। वो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा आपका। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? आ गया सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अपना जो ये एक्सटेंड कर दिया मैंने mg को थोड़ा सा नीचे की तरफ, इसलिए एक्सटेंड किया ताकि हम लोग को पता चले कि अपने एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये mg फोर्स के एक्ट होने का। तो जब एक्सटेंड किया तो अपना जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो ये वाला आया, ये है अपना L/2, ठीक है? नेक्स्ट अपना नॉर्मल फोर्स के केस में करना था, तो नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। मैंने ऐसे एक्सटेंड किया ना कि इसका डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, जैसे था वैसे है, और ला के मैंने इसको उस लाइन पे रख दिया जिस लाइन पे अपना एक्सिस है। और इस लाइन पे रखने के बाद ये जो मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपना आया h, ये हो गया इस फोर्स का डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे ये फोर्स अपना रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है, ठीक है? इस वजह से हमने यहाँ पे n1 इंटू एच कर दिया, और बीच में हमारा यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि दोनों के रोटेशन का सेंस अलग है। एक चाहता है क्लॉकवाइज घुमाना, दूसरा चाहता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ठीक है? अगर दोनों का इफेक्ट अपोजिट होगा तभी जाके दोनों मिला के 0 होंगे, क्योंकि नेट टॉर्क हमें पता है 0 है, ठीक है? यस सर।
अब यहाँ से हमें एक चीज़ मिलेगा, N1 × H = mg L/2। अब L/H भी हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ से N1 आ जाएगा, mg अपना 100 है, इंटू L/H कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। L/H अपना दे देगा, आई थिंक cot थीटा हो जाएगा ना, cot 37, या फिर tan 53 हो जाएगा। देखो ये एंगल अपना 53 हो जाएगा, और L/H करोगे तो tan 53 आ जाएगा। सही है ना? यस सर। समझ रहे हो सब? देखो आपको समझ में ये इसलिए भी नहीं आ रहा ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस कराने का। नहीं तो मैं आपको बेसिक से सबसे पहले पता है कैसे क्वेश्चन करवाता। जैसे नॉर्मल ऐसे रॉड बांध दिया, रॉड बांध के उसको यहाँ पे 2 रस्सी से बांध दिया, उसके बाद 1 रस्सी काट दिया, फिर बताओ इस पे टॉर्क क्या लगेगा, इसका मोशन कैसा होगा। लेकिन पता है उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, और इस चैप्टर को इतना ज़्यादा टाइम देने लायक नहीं है। ये डाउट, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा था, इस वजह से मैंने सोचा इससे एक बार एक्सप्लेन करते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं है तो इग्नोर करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, अभी तक नहीं पूछा है, आगे का मुझे नहीं पता। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ के हम लोग इजी वाले पार्ट में चले जाएंगे। बस एक बार ट्राई करो, इसको समझ लो थोड़ा सा। तो देखो नेक्स्ट अपना आ जाएगा N1 = 100 इंटू 1053 अपना कितना होता है, आई थिंक 4/3 होता है, 4/3। इंटू 1/2। तो ये अपना हो गया 50 × 4 200/3। ठीक है, ये अपना N1 आ गया, और N1 = म्यू इंटू 100 है। ठीक है, तो अपना म्यू आ गया 2/3। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे करते हैं, पहले फोर्स बैलेंस करते हैं, फिर टॉर्क बैलेंस करते हैं। ठीक है, यस। ये क्वेश्चन देखो इसलिए मैंने नहीं बताया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी काफ़ी कम है, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होता है। पहले फोर्स बैलेंस करोगे, फिर टॉर्क बैलेंस करोगे। अगर मैं भी करूँ मुझे भी 2 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको करने में, एग्जाम में भी। ये जेई वगैरह में मतलब सेंसिबल है पूछना, क्योंकि वहाँ पे 2 मिनट वो लोग देते हैं, ज़्यादा ही देते हैं, 2.5 मिनट। ठीक है, चलो तब कल ही प्रैक्टिस करते हैं, इस चैप्टर का भी कुछ क्वेश्चन कल ले लेंगे। ठीक है।